नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी भाषा पर। आज हम सौंदर्य की नदी नर्मदा जो अमृतलाल वेगड़ द्वारा लिखित है यात्रा वृत्तांत, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्री अमृतलाल वेगड़ के लिए नर्मदा है वो प्रमुख प्रेरणा स्रोत रही है, जिसके चलते वे अभी तक नर्मदा तट की 1800 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा कर चुके हैं। नर्मदा परिक्रमा पर आधारित उनके चित्र अनेक प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। यानी उन्होंने जब नर्मदा यात्रा की थी उस समय जो भी जो दृश्य थे अच्छे पसंद आए, उन्होंने उसी यात्रा वृत्तांत के अंदर ही वो उन चित्रों को चित्रित करते गए, उनको चित्र के रूप में संजोए रखे। फिर जो चित्र है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नर्मदा परिक्रमा पर आधारित उनके चित्र अनेक प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। कला के साथ लेखन में भी रुचि रखने वाले श्री वेगड़ का नर्मदा यात्रा वृत्त हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा है। यही यात्रा वृत्तांत अब इस पुस्तक में बहुमूल्य रेखांकनों के साथ साद्यंत प्रकाशित हो रहा है। लेखक का उद्देश्य नर्मदा के अनुपम सौंदर्य का उद्घाटन करना है। नर्मदा सौंदर्य के साथ साथ नर्मदा तट के जनजीवन की एक अंतरंग झलक भी इसमें मिलती है। पुस्तक पाठक को बांधे रखती है। इस सफलता का रहस्य इसी हृदयग्राही शैली में निहित है। लेखक ने पाठक को अपने दल में शामिल कर लिया है और वे पाठक को अपने साथ लिए चलते हैं। लेखक के साथ साथ पाठक भी नर्मदा परिक्रमा कर लेते हैं। यानी हम इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ने पर हमें ये महसूस होगा कि जैसे हम स्वयं नर्मदा की यात्रा कर रहे हैं। तो इसी को हम देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से प्रकाशित है यात्रा वृत्तांत। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल वेगड़ की यात्रा वृत्तांत है। और प्राकथन इसमें यह है कि ये एक निर्विवाद तथ्य है कि मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन श्रेयस्कर एवं लाभकारी होता है। इससे विद्यार्थियों की न सिर्फ ग्राही क्षमता बल्कि सृजनशीलता भी बढ़ती है। अपनी भाषा में सोचना, पढ़ना एवं लिखना एक व्यक्तिगत सुख है। साथ अपनी मातृभाषा से जुड़ना अर्थात अपनी परंपरा, रीति रिवाज या दूसरे शब्दों में कहे अपनी संस्कृति एवं राष्ट्र से जुड़ना है। मातृभाषा के प्रति सम्मान एवं अनुराग समाज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यही कारण है कि देश के शीर्षस्थ नेताओं, संविधान निर्माताओं ने इस उच्च कोटि जनों की भाषा को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा की स्वीकृति दी है। अकादमी हिंदी माध्यम से कला, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों के अलावा साहित्य, संस्कृति के संदर्भ ग्रंथों का भी प्रकाशन करती है। अकादमी का पूरा प्रयास है कि प्रमाणित पाठ्य सामग्री के साथ पुस्तकें विद्यार्थियों पाठकों को हिंदी माध्यम में मिल सके। शासन की योजना अनुसार 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापित है। हिंदी भाषा के चहुमुखी विकास के लिए कार्यरत अकादमी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पोषित संस्था है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नई पुस्तकों के लेखन प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता भी मिल रही है। ये अत्यंत संतोष का विषय है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापना काल से निरंतर अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। सुधी पाठकों, विद्यार्थियों की अपेक्षा अनुरूप विद्वान या विदुषी लेखिकाओं ने अपने ज्ञान कोश से अकादमी को समृद्ध किया है। प्रदेश की सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं एवं उनके प्राध्यापकों से मेरी यह अपेक्षा है कि ये अकादमी को अपनी संस्था माने और इसके प्रकाशनों को यथाशक्ति समर्थन एवं परिचय दें, क्योंकि इसका सीधा संबंध राष्ट्रभाषा हिंदी से, हमारी अपनी मातृभाषा से। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी है जो मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी है भोपाल, वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका ये कथन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना देखते हैं। इसमें प्रस्तुत कृति नर्मदा के सौंदर्य के साक्षात्कार के जीवंत अनुभवों की सहज संवेद्य प्रस्तुति है। इसमें किसका वर्णन है? जो नर्मदा है उसका जीवंत अनुभव है। यानी कवि जब नर्मदा की यात्रा करते हैं तो उनको किस प्रकार के जीवंत अनुभव होते हैं, उन सभी का वर्णन यहाँ किया गया है।
दृश्य और दृष्टा की रागात्मकता में पाठक को आत्मीय साझेदारी का आमंत्रण देती इस कृति में साहित्य और चित्र दोनों की विशेषताओं का अंतर्गत है। यानी इसमें साहित्य यानी यात्रा वृत्तांत भी है और इसके साथ चित्रों का भी अच्छी कलाकारी प्रस्तुत की गई है। वही हम देखेंगे, नदियों को हमने माँ माना है, यानी शुरू से हमने नदियों को माँ माना है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी। तो उसी प्रकार नर्मदा का महात्म्य और उसके प्रवाह की विविध छवियाँ अंकन का विषय रहे हैं। नर्मदा की महिमा के प्रति लेखक के कृतज्ञ भाव और उसके सौंदर्य के साक्षात्कार से उत्पन्न भावात्मना ने कृति को एक विशिष्ट पहचान दी है। रसमय तथ्य अथवा तथ्यात्मक रस, इस कृति को पढ़ना एक सहचर के रूप में एक यात्री के रचनात्मक अनुभवों में सुखद साझेदारी करना है। इस अनुपम कृति के लिए लेखक को हम सबकी सामूहिक बधाई। हम प्रश्न है कि हम अपने पाठकों को एक पठनीय और संग्रहणीय पुस्तक सौंप रहे हैं। लेखक ये कभी कभी मतलब अमृतलाल वेगड़ का कथन है, कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, अमृतलाल वेगड़ जी कहते हैं, कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ ये जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की, और हर बार मेरा उत्तर होता है अगर मैं ये यात्रा न करता तो मेरा जीवन व्यर्थ जाता। जो जिस काम के लिए बना हो उसे वे काम करना ही चाहिए, और मैं नर्मदा की पद यात्रा के लिए ही बना हूँ। किंतु जब तक इस सत्य का पता मुझे चलता मैं करीब 50 के करीब पहुँच चुका था, यानी वो 25 साल के हो गए थे। प्रथम पद यात्रा मैंने 1977 ईस्वी में की और अंतिम 1987 में की। 11 वर्षों के दौरान की गई 10 यात्राओं का वृत्तांत है, यानी इन्होंने 11 सालों में 10 यात्राएं कर ली थी। इस पुस्तक में सबका वर्णन है, साथ ही कुछ रेखांकन भी हैं जो मैंने इन यात्राओं के दौरान किए थे, उनका भी यहाँ पर रेखांकन किया गया है। नर्मदा तट की भूगोल तेजी से बदल रही है। बरगी बांध के कारण नर्मदा तट के कई गांवों का अस्तित्व नहीं रहा, यानी बरगी बांध बनाया गया है नर्मदा नदी के तट पर। उसके कारण क्या हुआ, कई गांव हैं वो अस्तित्व में नहीं रहे, उजड़ गए हैं। नर्मदा सागर और सरदार सरोवर बांधों के कारण अनेक गांवों का तथा नर्मदा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे किनारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब मैंने ये यात्राएं की थी तब एक भी गांव डूबा नहीं था। नर्मदा बहुत कुछ वैसी ही थी जैसे लाखों वर्ष पूर्व थी। मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि नर्मदा के उस विलुप्त होते सौंदर्य को मैंने सदा के लिए इन पृष्ठों पर संजो कर रख दिया। इसमें जो कुछ अच्छा है वह नर्मदा का है, सौंदर्य उसका भूल चूक मेरी। यानी जो अच्छा है वो नर्मदा का और कोई भूल चूक है वो मेरी है, ऐसा अमृतलाल वेगड़ कहते हैं। अब इनका पहला जो बिंदु है वह है नयन ने तिरुपति भेल। नर्मदा की जन्म कथा पुराणों की मोहमयी कुहेलिका से उभरकर हमारे सामने आती। नर्मदा शिव तनया है, यानी नर्मदा शिव की पुत्री। किसी अनादिकाल में भगवान शंकर पर्वत शिखर पर ध्यान में मग्न थे। उनके अनजाने ही किसी समय उनके नीलकंठ से नर्मदा निःसृत हुई, यानी अनजाने में ही किसी समय उनके नीलकंठ से यानी नीलेकंठ उनसे नर्मदा निःसृत निकली। जन्म लेते ही वह शिव की तपस्या में लीन हो गई। शिव ने नयन खोले तो इस असाधारण तपस्विनी को देखकर चकित हुए। यौवन दीप्त स्निग्ध श्यामल रीजु देह को तप के अनुशासन की स्वर्ण कठिन आभा ने जैसे कसकर बांध दिया हो। नेत्रों में बिजली कौंध रही है। देखकर शिव प्रसन्न हुए। वर दिया, तुम अमृतमयी होगी। जो फल तीर्थवारी में अवगाहन से होता है वह तुम्हारे दर्शनों से ही सुलभ होगा। तुम अपनी आकांक्षा के अनुरूप चिर कुमारी होगी। मुझे तुम निरंतर अपने निकट पाओगी। कलिकाल में तुम पतित पावनी गंगा के समग्र महात्म्य की अधिकारिणी होगी। विचित्र नहीं यदि ऐसी अद्वितीय पुण्य तोया शिव की आनंद विदायिनी सार्थक नामा स्रोतवाहिनी स्रोतिस्वनी की परिक्रमा करने के लिए युग युग से पुण्यार्थी लालायित रहते हैं, और तो किसी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती। नर्मदा तटवासी अमृतलाल भी एक दिन अपनी चिर संचित साध मिटाने पर कंपावासी बनकर निकल पड़े। सौंदर्य की नदी नर्मदा उनकी इसी परिक्रमा का आलेख है। किंतु ये कौन सी अदम्य प्रेरणा है जो निपट घरेलू स्वभाव के अमृतलाल को घर में स्थिर नहीं रहने देती, बार बार घर से बाहर खींच लाती है। ये तो कोई शौकिया
तफरीह नहीं, सरासर कष्ट संकुल पाव पैदल आपदाओं को आमंत्रित करने वाला भ्रमण से अधिक भटकना है। समय सुयोग सुविधा पाते ही अमृतलाल घर से निकल पड़ते हैं और जहाँ छोड़ते हैं वहीं से अगली बार फिर शुरू कर देते हैं। कहते हैं, लो माँ नर्मदे, लगाम तुड़ाकर मैं फिर आ गया। रविंद्रनाथ ने अपने एक गीत में एक ही विशेष्य के लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया है, साधक, प्रेमिक और पागल। इनमें से 2 को तो सदा ही समानार्थी माना गया है, पर तीसरा भी अपांगतेय नहीं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जैसे अंतरंग भाव से चलते हैं, मानो 3 नहीं 1 हो। अमृतलाल ऐसे ही अर्थ में नर्मदा की साधक हैं और उनकी इस साधना का मूल मंत्र वही शाश्वत 2.5 अक्षर का शब्द है जिसकी बात कहते कबीरदास थी, कभी थकते नहीं। ऐसी सबसे ऊंची सगाई अमृतलाल को नर्मदा से बांधे हुए हैं। वह भरसक नर्मदा की उंगली पकड़कर चलते हैं, वियोग उन्हें सहन नहीं, भले ही इससे 2.5 कोस का सफर 9 दिनों में तय हो। नर्मदा को तो वो देखते हैं, सुनते हैं, दिन में, रात में, सुबह, सांझ और सांझ सवेरे। नर्मदा जैसी बहुरूपिणी नदी हमारे देश में दूजी कहाँ। अभी सुगंभीर प्रशांता, दूजे सण चपल मुखरा, अभी सल्लजत तो अभी सप्रतिभ। क्रीड़ा कौतुक से तो उसे विरत ही नहीं किया जा सकता। प्रपातों की सृष्टि करना तो नदियाँ नर्मदा से सीखे। अमृतलाल करे भी तो क्या, वे जब घर लौटते हैं तब अगली परिक्रमा का स्वप्न देखते हैं। घर मानो रेन बसेरा हो, उनके मन की गड़न शिल्पी की है। और शिल्पी दरअसल बेघर होता है, यानी शिल्पी का कोई घर नहीं होता। संभवतः इसलिए परम शिल्पी को अनिकेत कहा जाता है। अनिकेत मतलब जिसका कोई घर नहीं। फिर अमृतलाल ने तो शिल्प की शिक्षा शांति निकेतन के कला भवन में विधिवत आचार्य नंदलाल बसु से पाई है। शिल्प की साधना करते करते अमृतलाल ने भाषा को किस प्रकार साध लिया, ये एक रहस्य है। अवश्य ही वह कोई भारी भरकम भ्रमण वृतांत लिखने नहीं बैठे। उनकी गाय की द्रुपद की नहीं, लोकगीति की है, जिसमें